दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि हम जब भी न्यायालय में किसी ऐसे व्यक्ति से गवाही लें या ऐसे व्यक्ति की गवाही में उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करें या हम वादी या हम एक्यूज हैं, तो हम जब भी कोई गवाह आता है तो उसके संबंध में अपने वकील साहब को ऐसा क्या बताएं जिससे वो वकील साहब कुछ ऐसी बात उससे पूछें जो उस एक्यूज पर्सन के लिए फायदेमंद हो और उसका मुकदमा छूट जाए, गलत तरीके से उसको कोई सजा ना हो। तो दोस्तों आज देखते हैं कि हमें क्या प्रश्न पूछने चाहिए और कहीं हम ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछ रहे हैं या ऐसी बात तो नहीं कह रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाए या हमारा एडमिशन हो जाए, हमारी स्वीकृति हो जाए। दोस्तों सबसे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन का एक सिद्धांत है कि हमें वही प्रश्न पूछने चाहिए गवाह से जिनके उत्तर मुझे स्वयं पता हो। ये एक मौलिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का जिसने भी पालन नहीं किया वो क्रॉस एग्जामिनेशन एक बोगस क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा और आपको आगे बहुत नुकसान करेगा। दोस्तों अब बात आती है कि हमें उन प्रश्नों के उत्तर कैसे पता होंगे। तो दोस्तों आपके विरुद्ध जो भी चार्ज लगाया गया है न्यायालय में, उस चार्ज की एक कॉपी पुलिस ने जो चार्ज लगाया है वही न्यायालय चार्ज लगाता है। अब उसमें देखता है, चूंकि पुलिस एविडेंस कलेक्ट करके लाती है आपके विरुद्ध, जो भी चाहे जो जिस प्रकार का एविडेंस हो, और उन्हीं चार्ज को फ्रेम किया जाता है। पुलिस जो चार्ज लगाती है उसको चार्जशीट कहते हैं और न्यायालय में जो चार्ज लगाया जाता है वो चार्ज फ्रेम होता है। उस पर भी आप चार्ज की कॉपी निकलवा सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि जो आपके विरुद्ध चार्ज लगाया गया है क्या वास्तव में वो चार्ज आपके विरुद्ध बनते हैं बयानों के आधार पर, और उन चार्ज को क्या लीगल तरीके से सही विवेचना करके सही इन्वेस्टिगेशन करके लगाया गया है या यूं ही लिख दिया गया है। अब मान लेते हैं कि केस डायरी में पढ़ने से ये पता चलता है कि जो एक्यूज पर्सन है उसके विरुद्ध ऐसे चार्ज वादिनी ने या वादी ने लगा दिए हैं जिनके संबंध में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है, विवेचक ने नहीं किया है। लेकिन जब चीफ लिखी गई है उस व्यक्ति की तो उसने वो सारी बातें लिखवा दी हैं जो चार्ज लगाए गए हैं एफआईआर में। क्योंकि एफआईआर का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो आगे बात ही नहीं बढ़ पाएगी। जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था लेकिन उस डॉक्टर का बयान विवेचक ने नहीं लिया है और वही डॉक्टर आज यहाँ अपना बयान देने आया है न्यायालय में, तो ऐसे डॉक्टर से आप सबसे पहला यही प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या ये बात सही है। आप इस तरीके से कहें, डॉक्टर साहब ये बात सही है कि आपका बयान विवेचक ने नहीं लिया। तो आप ये बताइए, आपको इसका उत्तर तो मालूम ही है, आपने केस डायरी देखी है, केस डायरी में विवेचक ने कभी उसका बयान नहीं लिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका विवेचक ने कोई बयान नहीं लिया। और ये भी आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये भी सही है कि आपको विवेचक ने जो गवाहों की सूची है उसमें भी आपका नाम सम्मिलित नहीं किया। तो दोस्तों इसका उत्तर बिल्कुल 100% हाँ में होगा, ना नहीं हो सकता है। अब ये आप इस प्रश्न को इस तरीके से पूछे कि डॉक्टर साहब ये बात तो सही है ना कि विवेचक ने आपका कोई बयान नहीं लिया था। अगर वो कहता है कि हाँ लिया था तो उसको तुरंत वहीं कन्फ्रंट करिए, ये केस डायरी है इसमें देखिए, दिखाइए कहीं आपका बयान लिया है विवेचक ने। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न पूछें जिनके उत्तर आपको पता हो। जिनके उत्तर पता ना हो, अनिश्चित प्रश्न आप ना पूछें, उनसे आपको नुकसान होगा। आपके जो एक्यूज पर्सन है, क्लाइंट है, उनको नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा जब आप विवेचक से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि विवेचक मुकदमे में सबसे लास्ट में आने वाला गवाह है। जब कोई मामला चल रहा है तो सबसे अंतिम स्तर पर विवेचक को बुलाया जाता है, तब तक सभी लोगों की गवाही हो चुकी होती है। अब उस समय देखने वाली बात यह होती है कि वादी या वादिनी ने क्या बताया था और उस संबंध में विवेचक ने क्या लिखा है। क्योंकि ज्यादातर लोग उत्साह में जो केस डायरी में नहीं लिखा है वो भी बता जाते हैं और वो बात कहलवाने की जो रीति है वो आपके डिफेंस के जो भी एडवोकेट है उनकी होती है।
कि जितना हुआ था उससे और ज्यादा कहलवा दिया। अब ज्यादा वाला जो पार्ट है उसको विवेचक से खत्म कराया जाता है। विवेचक से ऐसी बात पूछी जाती है, जो जो इलीगलिटी, जो जो अवैधानिकताएं केस डायरी में रह गई हैं, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया है, या जो काम नहीं किए गए हैं और वो भी साक्ष्य में आए थे। जैसे किसी पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि कोई ऐसा आरोप लगाया है उस संबंध में, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा आरोप है कि किसी व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है और विवेचक ने नक्शा नजरी पूरा बनाया है, उसमें कहीं कुल्हाड़ी होना नहीं दिखाया, कुल्हाड़ी बरामद भी नहीं हुई है। हर जगह ये प्रश्न आ रहा है कि कुल्हाड़ी से हत्या हुई है, कुल्हाड़ी के साक्ष्य कई जगह आए हुए हैं। तो आप विवेचक से पूछ सकते हैं कि ये बात तो सही है कि आपने अपने नक्शा नजरी में कहीं कुल्हाड़ी का होना नहीं दर्शाया है। आप ये भी पूछ सकते हैं, वो हाँ में ही उत्तर आएगा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये भी बात सही है कि कहीं आपको कुल्हाड़ी बरामद नहीं हुई है, कहीं बरामदगी आपने नहीं दिखाई है। तो इस तरह से जो भी इलीगलिटी है, जो भी चीजें हैं, वो सारी आप इस तरीके से पूछें जिनके आंसर आपको पता हो। आप ऐसा ना करें कि अंदाजे में कोई प्रश्न पूछते हैं, उसका नेगेटिव उत्तर आता है तो वो आपको फिर नुकसान करेगा उस मुकदमे में। इसके अलावा दोस्तों और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि केवल थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेने से या थोड़ी बहुत ऐसी बात हो जाने से आपको बहुत बड़ी नॉलेज नहीं होगी। बड़े बड़े अधिवक्ता वर्षों की लंबी मेहनत के बाद, न्यायाधीश वर्षों के लंबे अनुभव के बाद उस स्टेज पर पहुंचते हैं कि उनको बिल्कुल आसानी से हर बात समझ में आती है। फाइल देखते ही वो असली और नकली या ऐसी स्थिति को समझ जाते हैं। और चूंकि न्यायालय का काम होता है ट्रायल में कि गेहूं के भूसे से, जैसे भूसा पड़ा हो उसमें गेहूं के 4 दाने हैं, तो उन 4 दानों को खोज निकालना माने सत्य का पता लगाना। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा काम है। फिर भी इसमें बहुत लोगों को सुना जाता है कि निर्दोष को सजा हो गई है। तो दोस्तों मेरी राय है किसी निर्दोष को सजा ना हो और दोषी बचे नहीं। इस तरीके की सोच से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोगों का काम तो भाई ऐसा है कि जो भी हमें काम मिला है उसको पूरे मन से, लगन से, क्योंकि जो भी हमारा क्लाइंट है वो तो हमें बताता है कि निर्दोष है, इसी निर्दोषता की धारणा के साथ हम लोग कोर्ट में उस बात को आगे बढ़ाते हैं, फॉलो कराते हैं और प्रयास करते हैं कि मामला जीत की ओर अग्रसर हो और हमें जीत मिले। हम चाहे वादी की ओर हों या हम एक्यूज पर्सन की ओर हों, तो प्रयास हमारा रहता है कि कानून के अनुसार जो भी नियम है उनसे हमें उस मुकदमे में सफलता मिले। और दोस्तों इसमें कुछ किताबें भी आती हैं, आप उस किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। उन किताबों का विवरण भी मैं इसमें डालता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके की किताब आप पढ़ करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों एक बात और जरूरी है कि क्रिमिनल मुकदमों में आप कभी जल्दबाजी ना करें। माने अगर आप एक्यूज पर्सन हैं तो आपको कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि हमारा मुकदमा बहुत जल्दी ही डिस्पोजल हो जाए। आपने जैसे ही ये बात न्यायाधीश के सामने लाए, ट्रायल कोर्ट में लाए कि हमारा मुकदमा जल्दी से डिस्पोजल हो जाए, तो वहां प्रिजम्पशन आपके विरुद्ध ही जाता है। न्यायाधीश को लगता है कि हमें सिखा रहे हैं कि इतनी जल्दी जल्दी हमें मामले को सुलटाना है या निपटाना है। इसका मतलब उनको ही लगता है कि हम जानबूझ के देर कर रहे हैं। हाँ, अगर आप वादी हैं किसी मुकदमे में तब तो आपका जायज है, आप चाहेंगे कि जल्दी से मामला निपट जाए और सजा हो जाए। उसमें भी कभी कभी नुकसान ही हो जाता है। तो दोस्तों वैसे बेल लेते समय अगर कोई गंभीर मामला है, आपको बेल नहीं मिल रही है, तो बेल पे आप बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, तो ज्यादातर माननीय उच्च न्यायालय इस आदेश को लिखवा देते हैं बेल खारिज करते समय कि ये मामला इतनी जल्दी इतने दिनों में डिस्पोज कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि एक्यूज पर्सन को ऐसे आदेश पत्रावली पर नहीं लगाने चाहिए, और लग भी गए हैं तो उनके बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी या नहीं बताना चाहिए कि साहब इसमें एक्सपेडाइट का आदेश है, एक्सपेडाइट हुआ है, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना है। ये बात वादी की ओर से आनी चाहिए, और वादी की ओर से जब लाई जाती है तो और मामला
कंटेस्टेड होता है तो इसका नुकसान एक्यूज को होता है और वादी को इसका लाभ मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपए के भुगतान के साथ आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कमेंट्स की जल्दी से रिप्लाई दी जाएगी और आपके लिए निकट भविष्य में स्पेशली वीडियो भी उपलब्ध होंगे जिनमें आप अपनी सारी समस्याएं, सारी बातें कह सकते हैं। लाइव स्ट्रीम में आपके कमेंट्स को तत्काल जवाब मिलेगा। धन्यवाद।